देखिए हम लोग देख रहे हैं तो जो भारत का इतिहास है या कोई भी इतिहास किसी भी देश का उसके ज्योग्राफी से बहुत ही क्लोजली इंटरकनेक्टेड होता है। तो इसीलिए इतिहास पढ़ने के लिए भी जरूरी है कि जहाँ का इतिहास हम पढ़ें वहाँ का फिजिकल ज्योग्राफी जरूर समझें। फिजिकल ज्योग्राफी ही पॉलिटिकल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल हिस्ट्री को प्रभावित करता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत में जो भी विदेशों से आक्रमण हुआ है, तो अभी जो यहाँ पाकिस्तान वाला आप एरिया देख रहे हैं, इसी एरिया से होके भारत में सब आक्रमण हुआ है ना, जहां जहां से होना हो। और पंजाब का जो एरिया है वो एरिया प्लेन एरिया है, तो सिंधु नदी क्रॉस किया एंड इंडिया में आया। इसीलिए प्राचीन काल में जो छठा क्लास के एनसीईआरटी में भी है कि इंडस जो सिंधु नदी, इसी को यूनानियों ने इंडस कहा और इसी को ईरानियों ने हिंडोस कहा। तो उसी हिंडोस से हिंदू हुआ, उसी हिंडोस से हिंदुस्तान हुआ। यानी उस जमाने में ये कहा गया कि जो सिंधु नदी के पूरब में है वो हिंदू है, हिंडोस के उधर, है ना। और इसीलिए हिंदू शब्द का जो ओरिजिन है वो सिंधु नदी से है ना, और इरानियन प्रोनाउंसिएशन के आधार पर है। उस समय निश्चित रूप से ईरान में इस्लाम नहीं था, वो तो शुरुआती सभ्यता है। तो इसीलिए सिंधु नदी एक महत्वपूर्ण और डिवाइसिव लाइन भारत और बाहरी दुनिया में रही। हालांकि एंशिएंट पीरियड में भारत के जो साम्राज्य है वो सिंधु को भी क्रॉस किए हुए थे और मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान तक, काबुल, कंधार, हेरात और पार्ट्स ऑफ बल्ख तक था, है ना। तो एक बहुत बड़े एरिया में था, लेकिन आगे चलकर सिंधु नदी एक नेचुरल बॉर्डर के रूप में डेवलप हुई। अब सिंधु नदी जो है वहां से आप सीधा और देखते हैं बंगाल तक, है ना। तो सिंधु नदी से पूरे बंगाल तक जब आप आते हैं तो ये लगभग 3200 किलोमीटर का एरिया है। लंबाई इसकी 3200 किलोमीटर है, जो फ्रॉम इंडस टू द प्लेन एरिया कहा जाता है। और इस प्लेन एरिया की चौड़ाई 300 किलोमीटर के रेंज में, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा कहीं। तो 3200 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा, इस तरह का मैदानी इलाका वर्ल्ड में अवेलेबल है। तो ये मैदानी इलाका कहलाता है, विथ सर्टेन माइनर एक्सेप्शंस इन बिटवीन। कहीं कोई पहाड़ है, पठार है, अलग है, बट सच ए बिग प्लेन एरिया। और नदियों का जो प्लेन एरिया होता है, दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया। तो संसार में या भारत के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो भारत में जो भी बड़े साम्राज्यों का निर्माण हुआ वो इन्हीं प्लेन एरिया में, वो प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो। और अंग्रेजों का कंसोलिडेशन भी तभी हुआ जब मतलब बंगाल से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली तक ये लोग जाते हैं। और आज की तारीख में भी सरकार वही लोग प्राय बनाते हैं जो बिहार और यूपी में डोमिनेट होते हैं, नहीं है। इसमें बहुत सारी नदियां अरबियन सी की तरफ जाती है। आप जानते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल में जाती है, अधिकतर नदियां डेल्टा बनाती है बहुत सारे मायने में। फिर दक्षिण भारत में जैसे जैसे दक्षिण की तरफ जाते हैं, आपको जंगल, घने जंगल भी, छिछले जंगल भी और पहाड़ी एरिया ज्यादा मिलने लगता है। दक्षिण भारत के इतिहास और भूगोल को दोनों को प्रभावित करने के लिए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है। इतना बड़ा समुद्र का इलाका है, इस समुद्र के इलाके में जो दोनों घाट है, तो घाट के पीछे वाला रेन शैडो एरिया होता है। जैसे ऊंचाई के पीछे जाएंगे तो रेन शैडो एरिया है। उस एरिया का वेजिटेशन सब कुछ सॉइल अलग हो जाएगा,
समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र का सॉइल का कॉम्बिनेशन भी अलग होता है। इसीलिए गुजरात, राजस्थान, इस सब इलाकों में उत्पादन होने वाले फसल डिफरेंट हो जाते हैं और उस तरह से प्रोडक्टिव एरिया नहीं है जैसे कि नॉर्थ इंडिया में। फिर दक्षिण में कावेरी नदी का कुछ डेल्टा इलाका या तुंगभद्रा नदी का द्वाब एरिया, देयर आर सर्टेन पॉकेट्स जो बहुत ही प्रोडक्टिव हैं, लेकिन ज्यादातर एरिया नॉन प्रोडक्टिव है। समुद्र के इलाके होने के कारण ये लोग व्यापार पर निर्भर है। इसका भूगोल ऐसा है, इसकी इकोनॉमी ऐसी है कि यहाँ के राजाओं को बहुत सरप्लस कभी भी नहीं मिला। इसीलिए दक्षिण भारत में एक भी राज्य कभी इतिहास में ऐसा नहीं बना जो उत्तर भारत की तरह सेंट्रलाइज्ड हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, है ना, कुछ भी इस तरह का नहीं बना। इसीलिए संगम लिटरेचर में जो भी है वो राजा कम सरदार टाइप का लोग ज्यादा है और उनमें अधिकतर डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम लोग पढ़ते हैं कि चोलों में है या अन्य राजाओं में है, तो इट वाज नॉट अ चॉइस, इट वाज सिंपली कंपल्सन। क्योंकि दक्षिण भारत में राज्यों का इस तरह से निर्माण है, एरिया इतना दूर चले आपके दाहिने एक पहाड़ है तो उस पहाड़ के उधर जाने का आपके पास कोई रास्ता नहीं। पहाड़ जहां खत्म होगा वहां से घूमकर वहां आइएगा तो आपके भले बगल में 1-2 मील या 4-5 मील है, लेकिन वहां पहुंचने में हो सकता है आपको 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना लग जाए बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल डिफिकल्टी। इसलिए वहां प्रशासन करने में भी कठिनाई हुआ करती थी। इसीलिए नॉर्थ इंडिया की तरह केंद्रीकृत प्रशासन वहां कभी स्थापित नहीं हुआ। इसीलिए बड़े साम्राज्यों का जो निर्माण है वह बहुत ही फ्लूइड स्थिति में रहा। वह चोलों का हो, विजयनगर हो या बहमनी हो, बहमनी के भी टुकड़े होते रहे तो वहां कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसीलिए दक्षिण भारत का जो भूगोल है उसने इतिहास को उसी तरह से प्रभावित किया है। प्राचीन काल में, अमूमन इवन मध्यकाल में भी बड़े राजा पहाड़ी या जंगली क्षेत्रों पर कब्जा नहीं करते थे। इसलिए नहीं कि कोई और बात थी, बेसिकली उस एरिया में कब्जा करना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं होता था और ज्यादा उलझ जाने की संभावना होती थी। प्रायः राजा लोग वही कब्जा करते थे जो स्ट्रेटेजिक है और नहीं तो आर्थिक रूप से फायदेमंद है। क्योंकि जनपद और महाजनपद का मतलब ये भी था कि मोर रेवेन्यू प्रोवाइडिंग एरिया शुड बी कैप्चर्ड। युद्ध का मतलब हमेशा केवल निगेटिव नहीं होता है। उस समय युद्ध के द्वारा साम्राज्य विस्तार करने का मतलब था कि जितना अधिक क्षेत्रों पर हमारा अधिकार होगा उतना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हमारे पास आएगा। तो जितना अधिक रेवेन्यू कलेक्शन होगा उतने हम मजबूत होंगे। इसीलिए प्राचीन काल में मगध के उत्कर्ष का भी यही कारण है। मगध जिस एरिया में कब्जा किए हुए था वह वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया था और मगध के लिए फायदेमंद यही होता चला गया कि एक तो प्रोडक्टिव एरिया है, राजा लगातार होते चले गए और लोहा के स्रोतों पर इसका जो आज का झारखंड है तो हथियार बनाने के लिए जो सबसे एडवांटेजियस पोजीशन था वो इसका हुआ। अवंती का भी स्थिति ठीक था मगध की तरह, लेकिन वहां चंड प्रद्योत के बाद कोई बहुत ज्यादा योग्य राजा नहीं हुआ। तो और महाजनपदों में जो 16 में 4 महाजनपद मेन डेवलप हुए। मगध हुआ, वैशाली हुआ, बजीसंग हुआ, अवंती हुआ और कौशल हुआ। तो कौशल और अवंती में एक राजा के बाद कोई योग्य राजा नहीं हुआ और बजी संघ के संघात्मक स्वरूप को अजातशत्रु ने ब्रेक कर दिया। बिंबिसार से लेकर अजातशत्रु ने। तो मगध के डेवलप करने का एक बड़ा कारण इसका आर्थिक अवस्थिति है ना। तो इसीलिए उत्तरी भारत में साम्राज्यों के निर्माण में इसके भूगोल का बड़ा योगदान है। दक्षिण भारत के लोग, हालांकि यह एक आश्चर्यजनक बात हुआ कि भारत का जो समुद्री इलाका है इतना बड़ा है, इसके बावजूद चोलों के अलावा किसी भी राज्य ने नेवी को डेवलप नहीं किया, है ना, और आसपास व्यापार करते रहे।
लेकिन उतना बड़ा अभियान या उतने बड़े नेवी का विकास किसी के दिमाग में उस समय लोगों का दिमाग हो सकता है फ्रीज कर गया हो, तो इसीलिए उस चीज पर इन लोगों ने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं तो इतने बड़े समुद्री इलाके में रहने वाले राज्यों में नेवी का विकास बट नेचुरल होना चाहिए था, जो यहाँ नहीं हुआ। तो इसीलिए आइसोलेशन, डेवलपमेंट, हर चीज में भूगोल का योगदान होता है। अगर भौगोलिक परेशानियों के कारण आप किसी खास इलाके में सिमट जाते हैं तो बाहरी इंटरेक्शन भी नहीं होता है, तो आप पर बाह्य कल्चरल इंपैक्ट भी नहीं होगा। तो आप अपने, ये भी हो सकता है कि आप अपने कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रख दें, है ना। फिर भारत का जो किनारे का इलाका है, इसलिए जो अभी पाकिस्तान का इलाका है और इधर आप देखते हैं बांग्लादेश का इलाका, ये फ्रिंज एरिया है दो। ब्रह्मनिधिम जब आता है तो वो किस एरिया में डोमिनेंट होता है। ब्रह्मनिधिम का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड उत्तर प्रदेश है, फिर यह बिहार की तरफ है। मगध से जैसे जैसे पूरब की तरफ चलता है ब्रह्मनिधिम रिलेटिवली कमजोर होते जाता है। बंगाल जाते जाते थोड़ा कमजोर है, क्योंकि बंगाल का जो प्लेन एरिया है बहुत हॉस्पिटेबल नहीं है। इसीलिए बंगाल में ब्राह्मण लोग जो हैं वो बिहार और नहीं तो फिर यूपी से ले जाके बसाए गए, और जो भी कट्टर ब्राह्मण होते हैं वही एक एरिया से दूसरे एरिया पर बसाए गए। उसमें प्रायः जो कनौजिया ब्राह्मण है और इस तरह के जो अपने आप को नंबर 1 ब्राह्मण कहते हैं, उस तरह के लोग। और फिर बिहार में पश्चिम चंपारण साइड के ब्राह्मण बंगाल में ले जाएंगे, और फिर ब्राह्मणिज्म की एक्सपेंशन में दक्षिण में भी इधर से ब्राह्मण ले जाके बसाए गए। बाद में वहां पर शादी ब्याह के कारण फिर उनका कुछ हुआ, लेकिन ये प्लांटेड है। और जो भी हमने कहा कि लैंड ग्रांट्स के बदौलत उनको ले जाया गया, दान दक्षिणा दिया गया ताकि ब्राह्मणिकल कल्चर का प्रसार हो। लेकिन इस एरिया में ब्राह्मणिज्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां रहा, क्योंकि सभी अनुकूल परिस्थितियां रही। दूरस्थ इलाके में कमजोर होता गया। तो ब्राह्मणिज्म की बहुत सारी मुश्किलें और गड़बड़ियां हैं, लेकिन कन्वर्सन भारत में ऑलमोस्ट वही हुआ जहां ब्राह्मणिज्म कमजोर रहा। नॉर्थ वेस्ट का इलाका जो है, इसमें शक, कुषाण, हून, है ना, इन सब का आक्रमण हो। यहाँ इंडो ग्रीक कल्चर हावी हो, तो इसका नेचर कॉस्मोपॉलिटन हो गया। जब आप सब कुछ खा रहे हैं तो कुछ भी खा सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब बाद में या जो फ्लूइड एरिया रहा, जो मिक्स्ड एरिया रहा, उस एरिया में कन्वर्सन ज्यादा हो। तो इसीलिए आप देखें कि ये एरिया में पॉपुलेशन मिक्स्ड रहा, कभी शक आए, कभी कुषाण आए, कभी हून आए। और इस एरिया में बुद्धिज्म ज्यादा था ब्राह्मणिज्म के मुकाबले, है ना। अफगानिस्तान में अब जितने अभी भी अगर तालिबानियों ने तोड़ा तो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स को ही तोड़ा। बहुत सारा जगहों पर इस एरिया में बुद्धिस्ट इंपैक्ट था। इसलिए जो बौद्धवादी विद्वान हैं उनका कहना है कि इस एरिया में ब्राह्मणों से ज्यादा बौद्ध मारे गए या कन्वर्टेड हुए। मंगोल भी बौद्ध थे शुरुआत में, तो फ्रॉम बुद्धिज्म दे कन्वर्टेड टू इस्लाम जब उनका एक्सपेंशन हर दुनिया में हुआ। लेकिन इधर जैसे जैसे कोई भी धर्म आया तो रेसिस्टेंस मजबूत रहा। यूपी में अगर मुसलमानों की संख्या कुछ ज्यादा, तो उसका एक कारण है कि जब सल्तनत काल में या मुगल काल में बाहर के जब मुसलमान आए तो इस एरिया में बसे हैं। कन्वर्शन भी है, लेकिन बाहर के लोग बसे भी हैं इस एरिया में। और उस एरिया में एरिया आज की तरह नहीं था डिमार्केटेड, जो जहां कबीलाई नेता आया वहां पर इलाके में बस गया। बाबर भी लिखता है कि भारत में गांव 2 दिन में बसते थे, 2 दिन में उजड़ जाते थे। पहले इसी तरह से होता था। तो इस एरिया में ब्राह्मणिज्म स्ट्रांगली डिफेंड करता है। फिर जैसे ही दूर आज बांग्लादेश देखते हैं तो वहां पर भी ब्राह्मणिज्म कमजोर रहा, तो कन्वर्शन यहां भी ज्यादा हो। मान इधर तो कह सकता था, लेकिन इतना दूर से कि यहां कन्वर्शन ज्यादा हो, है ना। तो एकदम बाहर का एरिया हो,
कारण यही था कि इन सब एरिया में ब्राह्मणिज्म कमजोर था। फिर इस्लाम उन इलाकों में फैला, आगे चलकर क्रिश्चियनिटी फिर से इन लोगों को प्रभावित नहीं कर पाया, बहुत सारा लोग लालच देने के बावजूद। इसलिए फिर से क्रिश्चियनिटी वहां गया जहां पुनः ब्राह्मणिज्म कमजोर था, यानी ट्राइबल एरिया में चला गया। तो एंशिएंट और मेडिवल में लोगों ने ट्राइबल एरिया को उनकी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया था, है ना। तो नेचुरल लाइफ जी रहे थे, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट या इस तरह के लोगों का मानना है कि विकास का मापदंड या जो भी आप कहते हैं मुख्य धारा आपका अपना होता है, लेकिन उनका अपना है, उनकी पहचान, उनकी सोच समझ, उनके अनुसार जीने देना चाहिए उनको, जैसा नेचुरल जीवन है। तो वहां पर क्रिश्चियनिटी का विकास ज्यादा हुआ। कन्वर्सन भारत में क्रिश्चियनिटी में उन जगहों पर है में ज्यादा जो ट्राइबल एरिया है ना। तो इसीलिए भूगोल का प्रभाव इतिहास और राजनीति पर हमेशा रहा, इसीलिए भूगोल का अध्ययन भी उतना ही जरूरी है। और जैसा मैंने कहा कि यह दक्षिण भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी विकास इसीलिए हुआ कि राजाओं के लिए प्रत्यक्ष रिमोटेस्ट एरिया में कंट्रोल करना मुश्किल था। तो उस एरिया में गांवों को पर्याप्त स्वायत्तता दे दिया और कहा कि तुम अपना लोकल अफेयर्स मैनेज करो, और हमारा जो नॉमिनल टैक्स है वो तुम देते जाओ। टैक्स देने का मतलब होता है कि आप अपने से जिसको भी आप टैक्स देते हैं, इसका मतलब इम्प्लाइड होता है कि यू आर एक्सेप्टिंग देम एज योर सुपीरियर अथॉरिटी। तो हमको भी संतोष है 10 रुपया दिया, लेकिन इफ यू आर पेइंग टैक्स यू आर लॉयल, नॉट पेइंग टैक्स यू आर डिसलॉयल, देन इफ पॉसिबल एक्शन विल बी टेकन। तो उस जमाने में इसका मतलब यही था। इसीलिए दक्षिण भारत के राज्यों ने स्थानीय लेवल पर स्वायत्तता दिया कि हमसे तो कंट्रोल संभव नहीं है, और बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म बनाना बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द रेवेन्यू या जो पॉसिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू, you cannot appoint a constitute या make a big administrative apparatus। तो ऑफिशियल जितने बढ़ेंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो आपके पास है ही नहीं तो बढ़ाएंगे किसी। उससे अच्छा है कि लोकल में तुम करो, हर चीज तुम मैनेज करो, अच्छा होगा बुरा होगा यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, और हमारा आदमी कभी कभी विजिट करेगा ताकि तू यू रिमेन लॉयल टू द सेंट्रल अथॉरिटी और सब काम करते रहो। इसीलिए दक्षिण भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये ऑप्शनल नहीं कंपल्सरी था, है ना। उनके लिए जरूरी था कि वो उसको स्वायत्तता दें, ठीक है ना। और फिर दूसरी बात कि जो भारत पर आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत को या जो माना जाता है अभी तक, जो हालांकि इसको लोग अब चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन इस एरिया में उन्होंने कब्जा किया अप टू बिहार। मगध में अगर जरासंध से लड़ाई है, या जो भागलपुर मुंगेर का इलाका है, अंग महाजनपद है, इन सारे एरिया में युद्ध हुआ है और स्थानीय लोगों को इन लोगों ने हराया है। तो जो लोग भी हार गए उन लोगों ने अधीनस्थता स्वीकार की। अब वो थ्योरी फिर अलग है कि हाँ वो शूद्र बन गए और ब्राह्मण क्षत्रिय, और क्षत्रिय से ही वैश्य निकले, तो एक थ्योरी है। लेकिन इस एरिया पर जो भी लोग उस पीरियड में राम जी हो या जो भी कुछ भी है, इन लोगों ने कब्जा किया। तो उत्तरी भारत जो है ब्राह्मणाइज्ड है, जिसको काउ बेल्ट भी बोलते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म प्रचारक के तौर पर गया। अगस्त मुनि को ब्राह्मण धर्म का पहला प्रचारक कहा जाता है, जो अराउंड 1st सेंचुरी बीसी में ही वेंट टू साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में ब्राह्मण धर्म में नहीं जाता, सेना के साथ नहीं जाते, वो प्रचार करने जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब आप प्रचार करने जाते हैं तो ऐसी स्थिति में, प्रचार करने की स्थिति में मेरा मन आपको सुनेंगे, मन वो मानेंगे, न मन वो नहीं मानेंगे। लेकिन तीनों संगम के जो प्रेजाइड ओवर करने वाले, पहले संगम के अगस्त मुनि है,
तो दूसरे संगम में भी उसके संस्थापक अगस्त्य मुनि हैं। तो ब्राह्मणिकल इम्पैक्ट इज देयर। ब्राह्मण धर्म राजाओं के लिए अनुकूल धर्म था, इसीलिए दक्षिण के राजाओं ने भी ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। वो वैष्णव को दे, शैव को दे, कभी बौद्धों को दिया, कभी जैनों को दिया, लेकिन जो धर्म इनके लिए अनुकूल रहा राजाओं ने दिया। लेकिन वहां जो पॉपुलेशन का लार्जेस्ट चंक है दे वर नॉन ब्राह्मण्स, है ना। और इसीलिए दक्षिण भारत में मंदिरों की अपनी भूमिका हुई। इस पीरियड में दक्षिण में मंदिरों को सामंत कहा गया, क्योंकि दक्षिण भारत के मंदिर और उत्तर भारत के मंदिर में आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। अगर हनुमान मंदिर दक्षिण में होता तो ये 30-40-50 बीघा में होता, और 5-10 मील दूर से ही देखते हैं इसका गोपुरम। लेकिन इसलिए कि दक्षिण भारत के मंदिर आम जनता पर मानसिक और हर तरह का प्रभाव डालने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किए गए, और हाईएस्ट प्लेस पर ऊंचे स्थान पर बैठकर नीचे देखना अथॉरिटी का अपने सब्जेक्ट को देखने के बराबर होता है। इसीलिए दक्षिण के प्रायः मंदिर 5 देवताओं वाले मंदिर हैं। सेंट्रल में गर्भगृह में है जो मंदिर मूर्ति होगा, वह मंदिर उसको डेवोटेड होगा, और उसके 4 कोनों पर 4 देवता है, तो राजा और 4 सामंत, वो दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द रिलीजियस फील्ड ऑल्सो। और इसीलिए दक्षिण के मंदिर लोगों के सोशल कल्चरल एक्टिविटी के जो सेंटर थे ही, वो बैंक का भी काम करते थे, एजुकेशनल सेंटर शिक्षा का भी काम करते थे, और भी बहुत सारी गतिविधियों के केंद्र हो जाते थे। और वहीं से ब्राह्मणिज्म का ड्रॉप वो धीरे धीरे पिलाते थे नॉन ब्राह्मण्स को। जो इधर उधर किया उसको कभी राजा से बुलवा कर पिटवा दिया। तो इसीलिए अथॉरिटी के तौर पर ब्राह्मण पुरोहितों ने वहां काम किया। इसीलिए दक्षिण भारत में अधिकांश जो रिबेलियन बाद में हुए या आंदोलन हुए, वो सब के सब एंटी ब्राह्मण आंदोलन, क्योंकि उन लोगों ने एक निरंकुश स्थानीय शासक की तरह से लोगों के साथ डील किया। तो जब भी इस तरह के आप डील करेंगे, आपके खिलाफ अंदर में जो भी रिएक्शन होगा वो आप ही के खिलाफ मौका मिलने पर आएगा। इसीलिए आजादी से पहले ही दक्षिण भारत में एंटी ब्राह्मण आंदोलन अपना साइकिल पूरा कर चुका था, है ना। तो इसीलिए इन चीजों को समझना जरूरी होता है। अब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं। अब देखिए ये टॉपिक्स हम लोग कवर करें। इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न आपको कर चुके। प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड यानी इतिहास जो है इसे 3 भाग में बढ़ता है। एंशिएंट हिस्ट्री भी प्राचीन काल को भी 3 भाग में बांटते हैं। प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल, यानी जिस काल के बारे में यू डोंट हैव एनी रिटन एविडेंस, ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जिस काल के बारे में हमारे पास केवल पुरातात्विक विवरण उपलब्ध है, लिखित विवरण नहीं है। तो प्री हिस्ट्री हुआ। तो उसी में हम लोग स्टोन एज पढ़ते हैं, चालकोलिथिक पीरियड पढ़ते हैं, मेगालिथिक पीरियड पढ़ते हैं। 3 टॉपिक प्री हिस्ट्री में। और प्रोटो हिस्ट्री यानी रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल बट नॉट डेसिफर्ड, लिखित विवरण उपलब्ध हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के सब कुछ है, लेकिन उसके लिपियों को अभी तक नहीं पढ़ा गया है ना। और हिस्टोरिकल पीरियड जहां से लिखित विवरण उपलब्ध हो जाते हैं, रिटन एविडेंसेस आर अवेलेबल। तो ये वैदिक पीरियड से शुरू होता है। तो वैदिक पीरियड टॉपिक वाइज हो गया 6th सेंचुरी बीसी। मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्य, गुप्ता पीरियड,
पोस्ट गुप्ता और हर्षवर्धन एंड हिज टाइम्स। तो हर्षवर्धन और उसके तुरंत बाद 750 के आसपास एंशिएंट हिस्ट्री एंड कर जाता है ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पीरियड है वो शुरू से लेकर 750 एडी तक माना जाता है। इतिहास में हालांकि कोई ईस्वी सन नहीं होता है इन बदलाव के लिए, लेकिन क्योंकि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो पढ़ाई का एक 0 माइल होना चाहिए, तो इसीलिए 0 माइल की तरह एक पीरियड तय किया जाता है कि इसके पहले हम एंशिएंट पढ़ेंगे, इसके बाद हम मिडिवल पढ़ेंगे, इसके बाद मॉडर्न पढ़ेंगे। और साउथ इंडिया में एंशिएंट में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे, संगम पीरियड, सातवाहन और चालुक्य, है ना। लेकिन शुरुआत हम लोग करेंगे कल सोर्सेज से, है ना, सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत। और एक क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोग्राफी, इतिहास लेखन, है ना। तो उससे थोड़ा आपको बताया ही है, उससे थोड़ी समझ डेवलप करेगी।